भारत में जीएसटी काउंसिल की 56th बैठक बुधवार और गुरुवार को हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सुधार की बात कही थी। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में जीएसटी रेट में बदलाव और 4 की जगह 2 टैक्स स्लैब को लेकर मोहर लगने की उम्मीद है। सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी वजह से जीएसटी रिफॉर्म पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर काउंसिल में कौन-कौन सदस्य होते हैं। तो बता दें कि जीएसटी काउंसिल भारत में वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित नीतियों और नियमों को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। जीएसटी काउंसिल का मकसद केंद्र और राज्य के बीच टैक्स सिस्टम को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाना और जीएसटी से संबंधित सभी अहम फैसले लेना है। काउंसिल में फैसले लेने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल होती हैं। साथ ही परिषद के सदस्यों में केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष देश का वित्त मंत्री होता है और इस नाते वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष है। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री या कोई अन्य नामित केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। फिलहाल काउंसिल में कुल 33 मेंबर्स हैं। इसमें कुल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब अगला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर जीएसटी काउंसिल करती क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि ये काउंसिल ना सिर्फ टैक्स की दरें तय करती है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा, राज्यों के घाटे की भरपाई, किसी वस्तु पर कितना जीएसटी लगाना है या उसे दायरे से बाहर रखना है, इन सभी मामलों का निपटारा काउंसिल करती है। हालांकि राज्य काउंसिल का फैसला मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और वह अपने राज्य में जीएसटी काउंसिल के किसी फैसले को लागू होने से रोक भी सकते हैं। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे विपक्ष दलों की सरकारों वाले राज्य कई बार काउंसिल से पारित होने के बाद भी किसी फैसले पर सहमत नहीं हो पाते और ऐसे में वह फैसला अपने राज्य में लागू नहीं करते। इसके अलावा कुछ राज्यों का मत है कि केंद्र के पास 1/3 वोटों की ताकत इसे राज्यों पर हावी बनाती है। हर राज्य के वोट का वेटेज बराबर होने की वजह से उनका प्रभाव बड़े राज्यों से ज्यादा हो सकता है, जबकि बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था और चुनौतियां छोटे राज्यों से अलग होती हैं। इसे लेकर भी कुछ राज्यों की शिकायतें हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कई बड़े राज्य लगातार जीएसटी की वजह से राजस्व में कटौती का आरोप लगाते रहे हैं। अब अगला सवाल, आखिर काउंसिल में फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो बता दें कि काउंसिल में वोटिंग या सर्वसम्मति के साथ फैसले लिए जाते हैं। आमतौर पर वोटिंग की नौबत नहीं आती है और आपस में विचार विमर्श के बाद फैसले हो जाते हैं, लेकिन कुछ जटिल विषयों पर अगर वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो उस प्रक्रिया को भी निर्धारित किया गया है। काउंसिल में किसी फैसले पर मोहर लगाने के लिए 3/4 बहुमत यानी 75% वोटों की जरूरत होती है। कुल वोटों के वेटेज में केंद्र सरकार की 1/3 यानी 33% हिस्सेदारी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल वोटों में 2/3 यानी करीब 66.67% हिस्सेदारी मिली हुई है। मतलब 66.67% को 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बराबर बांटा जाता है। इस तरह प्रत्येक राज्य का वोट वेटेज करीब 2.15% होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी एक प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है और सभी 33 मेंबर्स वोट डालते हैं तो केंद्र के पास 33% और बाकी 66.67% वोट 31 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बट जाते हैं। जीएसटी काउंसिल की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि केंद्र किसी भी प्रस्ताव को अकेले अपने दम पर पारित नहीं करा सकता और उसे ज्यादातर राज्यों की सहमति चाहिए होती है। उसी तरह अगर केंद्र किसी प्रस्ताव का विरोध करता है तो राज्यों को 75% वोट हासिल करने के लिए 31 में से करीब 27 या 28 स्टेट्स का समर्थन चाहिए, जो काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जीएसटी काउंसिल की 56th बैठक में 2 दिन क्या क्या फैसले लिए जाते हैं।